हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का पार्ट, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इससे पहले का पार्ट मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ और ऊपर आप आई बटन में भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्सेज प्लानिंग इंडिया में देखने के लिए ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, लेकिन सबसे पहले हमें पता लगाना होता है कि किस रीजन में कहाँ कोई भी रिसोर्स मौजूद है। फिर उसे आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद हम उसकी सर्वेइंग करते हैं, मैपिंग देखते हैं, उसकी क्वालिटी को देखना पड़ता है, किस क्वांटिटी में मौजूद है ये भी देखना पड़ता है। उसके हिसाब से फिर हमको जो है अपने एक प्लान बनाना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। फिर थ्रू टेक्नोलॉजी और लेबर और स्किल्स के थ्रू हम अपना जो डेवलपमेंट होता है उस रिसोर्स का वो कर पाते हैं। जैसे कि इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिया कब से देख रही है इन सारे पर्पसेस को? इंडिपेंडेंस के बाद से देख रही है, और बहुत सारे प्लान्स भी हमने इसमें बनाए हैं। The availability of resources is a necessary condition for the development of any region, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institutions may hinder development. Means किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ कोई रिसोर्स पाया जाए। अगर वहाँ पे रिसोर्स पाया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी से होगा, ज़्यादा तेज़ी से होगा। टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हम उसे ईजिली निकाल सकते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर हमको जो है देखना पड़ेगा कि मतलब वहाँ पे कुछ और चीज़ मिलती है जिससे कि वहाँ का डेवलपमेंट हो सके, वरना तो और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम उसके थ्रू किसी भी रीजन को, एरिया को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ऑलरेडी, जब कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, जब फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में आना शुरू हुए थे, उस टाइम जो है रिसोर्सेज से इंडिया बहुत ज़्यादा रिच था, बहुत ज़्यादा अच्छे थे इंडिया में रिसोर्सेज। लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे कॉलोनाइजेशन ख़त्म होने लगा, फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ से गए, तो वो इंडिया को बिल्कुल खाली कर गए। यानी कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज थे वो कम होते चले गए। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो क्वालिटी थी वो भी रिड्यूस होती चली गई। लेकिन बाद में जब जैसे टेक्नोलॉजी आई तो उसके बेसिस पर हमने उसको थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया। आइए जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ को ओवर यूटिलाइज़ ना करें, उसका इरेशनल कंजप्शन ना करें। मींस फालतू में ज़्यादा उसे कंजर्व ना करके रखें। जितनी ज़रूरत हो उतना ही कंजर्व करें, उतना ही यूटिलाइज़ करें, उतना ही उसका यूज़ करें। ज़्यादा इस्तेमाल करने से कोई भी चीज़ बर्बाद होती है, ख़राब होती है। हमें ख़राब नहीं करना है, हमें उसे इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है तो वो भी यूज़ कर सके, और जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसको ईज़िली यूज़ कर सके। एक्सप्लॉइट नहीं करना हमें किसी भी रिसोर्सेज को, हमें कंजर्व करना है और अच्छे मैनर में उसको यूज़ करना है। लाइक जैसे गांधी जी ने कहा है कि हमारी ग्रीड को पूरा करने के लिए, मीन्स हमारी लालच को पूरा करने के लिए कभी भी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं मौजूद होंगे। उतना ही यूज़ करें जो कि हमारी नीड है। जैसे देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड, यानी कि सबकी ज़रूरियात के मुताबिक मौजूद है, एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। लेकिन किसी की लालच के लिए वो चीज़ कभी पूरी नहीं पड़ेगी। तो इंसान को सेल्फिश नहीं होना है, उतना ही यूज़ करना है जितना कि नेचर को हम ईज़िली यूज़ कर सकें। एक्सप्लॉइटेटिव नेचर हमें नहीं रखना है। सिर्फ इतना यूज़ करें कि आप ईज़िली उसको यूज़ कर सकें, डिप्लीशन भी ना हो एनवायरनमेंट का, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी ना हो, और कोई प्रॉब्लम भी ना हो, और इजीली उसको रिप्लेस भी किया जा सके आगे चल के। बढ़ते हैं लैंड रिसोर्सेज की तरफ। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज। मीन्स हम लैंड पर, ज़मीन पर रहते हैं और उसको डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। थस लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स है लैंड। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि हम वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन भी कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ भी एग्जिस्ट करती है, ह्यूमन लाइफ भी एग्जिस्ट करती है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हम बहुत ज़्यादा उस पर परफॉर्म करते हैं। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? लैंड का यूज़ करते हैं। इसलिए लैंड एक फाइनाइट यूज़ है, जिससे कि बहुत सारे हम ईज़िली उसके थ्रू काम अपना कर सकते हैं। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स। मीन्स इंडिया में क्या क्या मौजूद है एज अ लैंड की पर्पज़ से हम देखें तो माउंटेन्स आते हैं, प्लेट्यूज आते हैं, प्लेन्स आते हैं, आइलैंड्स आते हैं। अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज़ प्लेन। मीन्स 43% जो लैंड एरिया है वो प्लेन है। मीन्स वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ होती हैं? वहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ को लगा सकते हैं। Mountains account for 30% of the total surface area of the country and ensure perennial flow of some rivers. Means mountain 30% है मौजूद हैं, जिसका फ्लो क्या है? पेरेनियल फ्लो रिवर्स के लिए मौजूद है। मीन्स वहाँ से नदियाँ बहती हैं।
टूरिज़्म के लिए भी प्रोवाइड करता है वो एस्पेक्ट्स जो हैं। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ कंट्री इज़ द प्लेट्यू रीजन। जितना बचा रीजन है वो कितना क्या है, वो प्लेट्यू रीजन है, मीन्स पठार है। इट possesses रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। यानी कि वहाँ पे क्या क्या है मौजूद है, रिच रिजर्व्स के लिए लाइक्स मिनरल, फॉसिल्स हैं, फॉरेस्ट है, इन चीज़ों पर ये चीज़ें मौजूद हैं। लाइक आप यहाँ पर एक ये डायग्राम भी देख सकते हैं। 27% प्लेट्यूज़ हैं, 43% प्लेन्स हैं एंड 30% माउंटेन्स हैं। बढ़ते हैं आगे। लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज। मीन्स लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए, उसका यूज़ कैसे होना चाहिए। लैंड रिसोर्सेज जो हैं इन पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मीन्स कल्टीवेशन के लिए, किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए हमारे पास लैंड नहीं है। बैरन एंड वेस्ट लैंड, उसमें दो फॉर्म्स आ गई, बैरन भी होता है और वेस्ट लैंड भी होता है। मीन्स कुछ टाइम के लिए हम उसे छोड़ देते हैं, बेकार हो जाता है, वो बंजर हो जाता है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, कुछ लैंड को हमने नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए लगा दिया है, लाइक बिल्डिंग्स हैं, रोड्स बन गए हैं, फैक्ट्रीज बन गई हैं वहाँ पे। थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसमें हम फैलो लैंड को नहीं यूज़ करते हैं। परमानेंट एंड पास्चर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ग्रेजिंग लैंड के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स वहाँ पे चरवाहे अपने एनिमल्स को ग्रेज करवाते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स, मीन्स वहाँ पे कुछ ट्रीज़ लगा दिए। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, मीन्स उसको कुछ टाइम के लिए हमने छोड़ दिया ऐसे ही, उसके बाद आकर हमने उस पर काम शुरू किया, लाइक एग्रीकल्चर का वर्क या कुछ और। फैलो लैंड्स, करंट फैलो लेफ्ट, मीन्स यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर एरिया टाइम के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद आप उस पर काम करते हैं, जिससे कि उसका जो फर्टिलाइजेशन है, उसका जो ज़मीन जो बंजर हो गई थी वो अपना उस खुद को रीगेन कर सके और वहाँ पर ईजिली दोबारा से प्लांट्स को लगाया जा सके। नेट सोन एरिया सोन मोर देन वंस इन अ ईयर सरप्लस एंड नेट सोन एरिया इज़ नॉन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। यानी कि नेट सोन एरिया को हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी कहते हैं और वहाँ पर हम एक से ज़्यादा एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल फैक्टर्स, यानी कि हम जो भी लैंड को यूज़ करते हैं उसका पैटर्न कैसा है ये देखना है, तो वो दोनों तरीके से डिटरमाइन होता है। पहला फिजिकल फैक्टर्स से, वो क्या है, टोपोग्राफी हुई, क्लाइमेट हुआ, सॉइल टाइप्स हुए, और ह्यूमन फैक्टर्स के पर्पस से अगर देखें तो पॉपुलेशन हुई, डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशन एक्सेट्रा। यानी कि हम इन दोनों पर्पसेस के लिए लैंड का यूज़ करते हैं। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड यूज डेटा, मीन्स इतना हमारे पास अवेलेबल है डेटा जो है हमारे लिए लैंड का। हाउएवर इज़ अवेलेबल ओनली 93% ऑफ द टोटल एरिया, लेकिन 93% ही उसका टोटल एरिया है, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम हैज़ नॉट बीन डन फुली। मीन्स जितना भी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें से आसाम को हमने अब तक ऑक्यूपाई नहीं किया है इस एरिया में, ठीक है। Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed। यानी कि इस एरिया में पाकिस्तान और चाइना का एरिया भी हमने सर्वे नहीं किया है। इन सबको हम निकाल कर देखें तब हमारे पास इतना एरिया बचता है और पर्पसेस के लिए। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर्स हैज़ ऑल्सो डिक्रीज, यानी कि जो पास्चर्स के लिए यूज़ होता था लैंड वो भी अब कम हो गया है। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। यानी कि उसके बहुत सारे नुकसानात भी हो रहे थे। मीन्स हमने ग्रेस के लिए एनिमल को छोड़ दिया, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, तो जो उसका इरोजन वगैरह था, उसकी जो ज़मीन थी वो भी पूरी बंजर हो गई, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अगर हम ग्रेस के लिए छोड़ देते हैं एनिमल्स को तब। मोस्ट ऑफ द अदर दैन द करंट फैलो लैंड्स आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा बेकार क्वालिटी के फैलो लैंड्स होते हैं और किसी की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 or 3 years, and if they are included in the net zone area, then the percentage of net zone area in India comes to about 54% of the total reporting area। यानी कि कुछ तो हम कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद उस पर वर्क करते हैं, तो वो कितना है देखा गया है, वो 54% देखा गया है। द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मीन्स ये डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट होता है, कहीं 20% है, कहीं 21% है, कहीं 30% है, इस तरीके से। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा, मीन्स टोटल अगर हम देखें तो 80% तो हमें पंजाब और हरियाणा से ही मिल जाता है, एंड लेस देन 10% जो मिलता है हमें वो अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान
निकोबार आइलैंड से मिलता है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर्ड 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया, यानी कि अगर हम फॉरेस्ट एरिया को देखें तो वो कम है और सिर्फ 33% मौजूद है, इससे ज़्यादा मौजूद नहीं है। एज इट वॉज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में देखा गया है वो 33% मौजूद है फॉरेस्ट के लिए, उससे ज़्यादा मौजूद नहीं है। इट वॉज कंसिडर्ड असेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि इतना फॉरेस्ट एरिया ज़रूरी है हमारी इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट, मीन्स जो लोग उधर उस एरियाज़ में रहते हैं उनके लाइवलीहुड को पूरा करने के लिए, उनकी ज़िंदगी को चलाने के लिए ये फॉरेस्ट भी ज़रूरी है। A part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural uses, यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारे लैंड के यूजेस हैं। लाइक नॉन एग्रीकल्चरल पे आप बिल्डिंग्स यूज़ करते हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हो, और अगर फॉरेस्ट पर्पज से देखा जाए तो टिम्बर हुआ, वुड हुआ, इन सब चीज़ों का हम यूज़ कहाँ से करते हैं? फॉरेस्ट से करते हैं। Wasteland includes rocky, arid and desert areas, and land put to other non-agricultural uses include settlements, roads, railways, industries, etc. यानी कि वेस्टलैंड में इंक्लूड क्या हो जाता है? रॉकी और एरिड और डेजर्ट एरियाज़ आ जाते हैं, और नॉन एग्रीकल्चरल के लिए रोड्स आ गए, रेलवेज़ हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation, यानी कि अगर उसका कंटिन्यूस हम यूज़ करते ही रहेंगे बिना कुछ से सोचे समझे तो वो हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा, मीन्स हमारा लैंड जो है और ख़राब होता चला जाएगा। Thus in turn has serious repercussions on society and in the environment, यानी कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रिपरकेशंस लेने की ज़रूरत है, कंज़र्व करने की ज़रूरत है चीज़ों को, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट और हमारी सोसाइटी को सेफ़ किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस में देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आप लोग को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आप लोग को मेरी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।